अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एमडी कैट। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है और आप देख रहे हैं मेंटर एमडी कैट की वन शॉट लेक्चर सीरीज। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ वन शॉट लेक्चर सीरीज विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर हमारे इस शॉर्ट लेक्चर का फोकस रहेंगे बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जो एमडी कैट और नम्स के सिलेबस दोनों में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली हमें एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस बता देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, यानी कि ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होगी, दूसरा कितनी होगी, दोनों चीजें बताता है। कब होगी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तब होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये चीज़ इसने हमें क्वालिटेटिवली बता दी, बेसिक प्रिंसिपल बता दिया। दूसरी चीज़ कितनी होगी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव मूव करवा रहे हैं उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें जितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस आप करा पा रहे हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा देंगे, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पर सेकंड चेंज हो रहा है उसमें से वो बढ़ा देंगे, यानी कि अगर आपने जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर दिया, पहले 2 वेबर पर सेकंड चेंज होता था, अब 5 वेबर पर सेकंड चेंज हो रहा है। 1 सेकंड में 5 वेबर का फ्लक्स चेंज करवा देते हैं आप, इतनी जल्दी मूव करवा रहे हैं, तो अब ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से उसने हमें क्वांटिटेटिव बेसिस बता दी। जब भी कोई भी रिलेशन क्वांटिटेटिव बेसिस बताता है तो वो पहले एक आपको ना रिलेशन बताता है, कोई भी लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, उसने रिलेशन बताया कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के इन्वर्सली, तो वो रिलेशन उसने बता दिया, उससे फिर हमने F इज इक्वल टू ma डिराइव कर लिया। तो फैराडे ने भी क्वांटिटेटिवली हमें एक रिलेशन दे दिया, उससे हम इक्वेशन फिर डिराइव कर लेंगे। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बेसिकली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या इसके साथ हम ये जो नेगेटिव साइन लगाते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऑपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा प्रोड्यूस होती है। वो कैसे होती है वो हम लेंजेस लॉ में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब डेल्टा फाई की जगह आप लिख सकते हैं, इसके 2 केसेस हैं। डेल्टा फाई का मतलब है, फाई क्या होता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज गिवन बाय बी ए, राइट। सो डेल्टा फाई को आप लिख सकते हैं डेल्टा बी ए, ठीक है, यानी कि बी ए के प्रोडक्ट में कितना चेंज आता है, यानी कि फ्लक्स में कितना चेंज आता है, दैट इज डेल्टा फाई। अब इसको लिखने के ना फर्दर 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि आप डेल्टा बी ए लिख दें, यानी कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर चेंज हो रही है कि आपने एक कॉइल रखी है रेस्ट पर, कॉइल को मूव नहीं करवा रहे, वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है वो चेंज हो रही है, वो कितनी चेंज हो रही है वो यहाँ पर लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें उसको उस कॉइल के एरिया से, तो आपको चेंज इन फ्लक्स मिल जाएगा। एक ये तरीका होता है, ये इस केस में यूज होता है। दूसरा आप क्या करेंगे, आप जो है क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट की है, वो चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, लेकिन आप कॉइल का एरिया चेंज करवा रहे हैं, तो उस केस में फिर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कॉइल श्रिंक हो रही है एट द रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, कॉइल स्ट्रेच हो रही है, कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है, तभी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तब आपने इस तरह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है, डेल्टा फाई फाइंड करना है, फिर उसको इधर पुट कर देना। सो 2 आपके पास बन जाएंगे, डेल्टा बी ए या बी डेल्टा ए, ये दोनों सेम ही जवाब देंगे आपको, बस डिफरेंट केसेस में डिफरेंट यूज है। अगर आपके पास एक कॉइल नहीं है, डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल्स हैं, तो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं अगर उसमें, तो फिर आप इसी फॉर्मूले में शुरू में n लगा देंगे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। सो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इसका अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस करें तो फॉर्मूला क्या, इसका यूनिट क्या बनता है, वेबर पर सेकंड बनता है। तो वेबर पर सेकंड इज इक्वल टू वोल्ट, ये ईएमएफ का डायमेंशन के मुताबिक वोल्ट यूनिट है। सो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज सिमिलर टू द यूनिट ऑफ वोल्टेज, तो ऑप्शन में वेबर पर सेकंड होगा, उसको आपने यहाँ पर लिख देना, या ऑप्शन में डायरेक्टली डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होगा। पूछा जाता है कि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी का जो यूनिट है वो किससे रिजेंबल करता है, और ऑप्शन में होता है वोल्टेज, फिर आपने वोल्टेज लगा देना, ठीक है। दिस इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कुछ चीज़ें हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से जो ज़रूरी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर इंड्यूस्ड करंट, फिर इंड्यूस्ड चार्ज, तीनों को बारी बारी देखेंगे, उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए
जितनी ज़्यादा स्पीड होगी मैग्नेट की और कंडक्टर की उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। बड़ा कंडक्टर आपने रख दिया उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है वो। इसकी एग्जांपल ये होती है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन आ गया आपको कि आपके पास एक कंडक्टर है इस तरह का, इसका इतना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बाकी बाहर है। एक और कंडक्टर है जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसका भी तो ऑब्वियसली उतना ही पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बाकी तो बाहर है ना। तो क्वेश्चन होता है इन दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव करवाया है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो किस में ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और आवाम लगा देती है जे वाला जवाब। उनको लगता है कि जी मोशनल ईएमएफ हमने पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला होता है VBL sin थीटा। तो L बढ़ गया, V और B कांस्टेंट है, अगर L बढ़ गया तो फिर ईएमएफ भी बढ़ना चाहिए। आंसर लॉन्गर कंडक्टर, गलत। यहाँ पर ये जो L होता है दिस इज नॉट लेंथ ऑफ कंडक्टर। आज आपको मैं एक और नई बात बताऊं, दिस L इज नॉट लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस वाले कंडक्टर की भी इतनी ही लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, आप इतनी ही लेंथ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इस बड़े वाले कंडक्टर की भी इतनी ही लेंथ इसके अंदर है, इसमें आप यहां से लेकर यहां तक उतनी ही लेंथ पुट करेंगे, दोनों में सेम ईएमएफ आएगी। ठीक है। होता यूं कि आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेच आउट होती, बहुत ही बड़ी होती। फॉर एग्जांपल मैं मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉसेस यहाँ पर थोड़े से एक्सटेंड कर देता हूँ, इतने एक्सटेंड कर देता हूँ कि बिल्कुल ही सारा का सारा बोर्ड ही हम भर देते हैं। इसी तरह से ऊपर भी इसके डॉट्स को, क्रॉसेस को एक्सटेंड कर देते हैं। अब आप देखें, अब इस छोटे वाले कंडक्टर की लेंथ इधर आके खत्म हो जाती है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है। जबकि बड़े वाले कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारी की सारी जो लेंथ है वो सारी की सारी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब इस बड़े वाले कंडक्टर में ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगी। सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद इन मैग्नेटिक फील्ड का ये मतलब है। अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर की बजाय कॉइल है तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा ईएमएफ, उसको ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे ज्यादा ईएमएफ, उसका एरिया बढ़ा देंगे ज्यादा ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर उसकी बढ़ा देंगे तब भी, बाहर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है तब भी ज्यादा ईएमएफ। ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड करंट पे आ जाते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला तो फैराडे लॉ ने बता दिया। अब हमारे पास ओम्स लॉ है, I इज इक्वल टू V/R, V ईएमएफ ही होती है। सो हमने ईएमएफ की जगह इस फार्मूले में डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी पुट कर दिया, हमारे पास फार्मूला आ गया ये कि करंट विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय आर, नेगेटिव साइन भी है। तो अब इंड्यूस्ड करंट जो है वो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड कर गया, इसके फार्मूले में रेजिस्टेंस भी है, ईएमएफ के फार्मूले में रेजिस्टेंस नहीं था। तो क्वेश्चन होता है, एक कॉपर की कॉइल है, एक आयरन की कॉइल है, दोनों को सेम एंगुलर वेलोसिटी से, सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, सेम एरिया है, सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, बताएं किसमें ईएमएफ ज्यादा होगी। तो आवाम उधर अगर कॉपर और आयरन में से कोई भी एक सेलेक्ट करेगी, जवाब गलत होगा। दोनों में सेम ईएमएफ होगी, बिकॉज ईएमएफ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। कॉपर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आयरन की, कॉपर की कम है, आयरन की ज़्यादा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता ईएमएफ पर। ईएमएफ दोनों में बराबर होगी। हाँ, अगर आपसे पूछा गया कि कॉपर और आयरन में से किसमें करंट ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे कॉपर, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है। सो रेजिस्टेंस से इन्वर्सली इफेक्ट होता है इंड्यूस्ड करंट, जबकि रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक और हम स्लाइड बना लेते हैं जिसमें हम सारे के सारे फैक्टर्स समराइज कर देते हैं। ये एग्जैक्टली यही स्लाइड है, सारे के सारे फैक्टर्स ये हैं, बस एक और फैक्टर्स हमने इंड्यूस्ड जो है उसमें करंट में ऐड कर दिया, विच इज रेजिस्टेंस। तो सारे वो सारे फैक्टर्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अफेक्ट करते हैं वो इंड्यूस्ड करंट को भी अफेक्ट करेंगे, प्लस रेजिस्टेंस। दिस इज द समरी ऑफ दिस स्लाइड। एक और कॉन्सेप्ट है इंड्यूस्ड चार्ज। करंट बराबर होता है Q/T के, ठीक है ना। तो Q विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय T। तो आपके पास इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू है वो हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में फाइंड आउट की, उसको मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, तो क्या होगा, हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आता है वो आता है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर। अब इस फार्मूले में भी रेजिस्टेंस है, तो इंड्यूस्ड चार्ज भी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, बट इस फार्मूले में टाइम नहीं है। सो इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब ये लाइन बड़ी आपने पढ़ी है हर जगह पे, इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब खाल लोगों को ही समझ में आया है। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, ये मैग्नेट है आपके पास, यहां पर आपके पास एक कॉइल है, आप इस पोजीशन से इस पोजीशन में के दरमियान में मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। मैग्नेट पहले जो था वो यहां पर था, आप आगे ले गए यहां तक इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड।
फिर आपके पास एक और केस आया, उसमें भी एग्जैक्टली यहाँ पर कॉइल थी, यहाँ पे मैग्नेट था, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लेकर गए आप, यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं मैग्नेट को, अब मैग्नेट यहाँ पर है इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन होता है कि इधर ईएमएफ ज्यादा होगी कि उधर ईएमएफ ज्यादा होगी, इधर करंट ज्यादा होगा कि उधर करंट ज्यादा होगा, इधर चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा कि उधर चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा। तो जवाब है कि इसमें आपने कम टाइम में मूव किया है, ज्यादा वेलोसिटी है, तो यहाँ पर ईएमएफ ज्यादा होगी, करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि ईएमएफ और करंट दोनों रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करते हैं। तो आपने कम टाइम में फ्लक्स चेंज किया है, वहां पे ज्यादा टाइम में उतना ही फ्लक्स चेंज किया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे ज्यादा होगी, उधर कम होगी। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो कम होंगे। व्हाट अबाउट इंड्यूस्ड चार्ज? इंड्यूस्ड चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाया, यहां पर भी उसी पोजीशन से उसी पोजीशन तक मैग्नेट को मूव किया, तो उतना ही फ्लक्स चेंज हुआ, ज्यादा कम तो फ्लक्स चेंज नहीं किया ना आपने। बस डिफरेंस ये है कि यहां पर उतना ही फ्लक्स 1 सेकंड में चेंज हो गया, यहां पर उतना ही फ्लक्स 2 सेकंड में चेंज हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन दोनों का डिफरेंट है, यहां पे ज्यादा है वहां पे कम है, लेकिन चेंज ऑफ फ्लक्स यहां पे भी उतना है वहां पे भी उतना है। तो चूंकि टाइम का फैक्टर इधर नहीं है, सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स मैटर करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंड्यूस चार्ज इधर और उधर किस में ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी उतना ही होगा, बराबर होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मशहूर जमाना लाइन, जो आपको रटवा दी जाती है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बताया नहीं जाता। इसका कॉन्सेप्ट ये है, तो ये आपने थोड़ा सा सीखना है। ठीक हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे हम देखते हैं लेंज़ेज लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लेंज़ेज लॉ और उसकी एप्लीकेशन। लेंज़ेज लॉ बेसिकली कहता क्या है? लेंज़ेज लॉ हमें ये बताता है कि अगर आपके पास इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी सेटिंग में, किसी भी सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही है, तो उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, ये बताने में लेंज़ेज लॉ हमारी हेल्प करता है। इसकी बड़ी एक मशहूर सी स्टेटमेंट होती है, वो ये होती है कि इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। इसका मतलब क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है, वो हम इंशाल्लाह इस शॉर्ट लेक्चर में 2 केसेस के थ्रू पढ़ेंगे। यूजेस क्या है लेंज़ेज लॉ के? कुछ रटी रटाई बातें हैं जो आपको याद करनी है। पहली चीज़ ये कि ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हम फिर इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं कि आपको करंट की डायरेक्शन पता चल गई, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी पता चल गया कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तभी करंट ये है। तो आप फाइंड करंट की डायरेक्शन करते हैं, फिर उससे इनडायरेक्टली इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी पता चल जाता है। बट अगर सर्किट ओपन हो जाए तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होती है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होता। तो इंड्यूस्ड करंट है ही नहीं, तो फिर हम कैसे लेंज़ेज लॉ अप्लाई करके इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करेंगे? तो फिर आप अज्यूम कर लेते हैं कि एज इफ सर्किट क्लोज था, वी अज्यूम द सर्किट टू बी क्लोज्ड। और अगर सर्किट क्लोज था, अगर सर्किट क्लोज होता, तो तब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती, ये हम लेंज़ेज लॉ से फिर फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम आगे 2 केसेस में डिस्कस करेंगे। पहले वाले केस में हम देखते हैं, यहाँ पर सर्किट क्लोज है, यहाँ पर ओपन है, ऊपर से एक मैग्नेट गिरा रहे हैं, नीचे एक क्लोज सी रिंग है। तो क्या होगा, मैग्नेट की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा? करंट विल ट्राई टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। कॉज क्या है इस केस में? इस केस में कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ है इस मैग्नेट का नीचे गिरना। तो इस कॉज को अपोज करना है, यानी कि मैग्नेट को नीचे गिरने नहीं देना। कैसे गिरने नहीं दूंगा? इस मैग्नेट के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा लूंगा। मेरे ऊपर अगर कोई चीज गिर रही है, उसको गिरने से कैसे रोकूंगा? उसको पकड़ लूंगा, जोर लगा दूंगा, फोर्स लगाऊंगा ताकि ना गिरे। तो इसको कैसे गिरने से रोकेंगे? इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इसका नॉर्थ पोल इधर है, इसके ऊपर अगर मैं रिपल्सिव फोर्स लगाना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा कि नीचे इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट इस तरह से प्रोड्यूस हो कि ये कॉइल का ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल के तौर पे एक्ट करे और नीचे वाला फेस साउथ पोल के तौर पे एक्ट करे, ताकि ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल उस नॉर्थ पोल को रिपेल करे और इस मैग्नेट के गिरने को रोके, या एटलीस्ट रोकने की कोशिश करे। ये लेंज़ेज लॉ ने मुझे बता दिया। अब मैंने इसको अप्लाई करना है। अगर मैं चाहता हूं कि इस लूप ऑफ करंट का ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बने, तो मैं थंब को ऊपर की तरफ रखूंगा और मेरे कर्लिंग फिंगर्स फिर मुझे बताएंगे कि डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए करंट का के ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बने। सो ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बनवाने के लिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना चाहिए। ये राइट हैंड रूल ने मुझे बता दिया। सो मैं यहां पर नॉर्थ पोल जनरेट करवा दिया, मैंने यहां पर साउथ पोल जनरेट करवा दिया, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज नाउ एंटी क्लॉकवाइज। सो इस तरह से लेंज़ेज लॉ ने मुझे बता दिया कि अगर ये मैग्नेट इस लूप के ऊपर से इसकी तरफ गिर रहा हो, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है। अब दूसरा केस हम देखते हैं जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा, इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, क्योंकि वो रिंग बीच में कटा हुआ है।
तो अब इंड्यूस्ड करंट कोई नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एज इफ अगर ये रिंग कटा हुआ ना होता, इस तरह का होता, तो तब क्या होता। तो अगर ये रिंग कटा हुआ ना होता, अगर इस तरह का होता, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना था। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, हम पहले अज्यूम करेंगे कि ये क्लोज्ड है और फिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब उससे हम ईएमएफ की पोलैरिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। अगर ये रिंग कटा हुआ ना होता, बंद होता, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना था, क्योंकि लेंज़ लॉ के मुताबिक वी नीड टू क्रिएट अ नॉर्थ पोल अबव एंड साउथ पोल बिलो। तो इसमें भी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करंट होता। करंट इस तरह से फ्लो करता करता इस पॉइंट पर आ गया। अब इस पॉइंट, ये आपका एक टर्मिनल हो गया है और यहां से करंट उस तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये आपका दूसरा टर्मिनल हो गया है। सो याद रहे, सोर्स ऑफ ईएमएफ, लाइक फॉर एग्जांपल बैटरी इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं हम, पोलैरिटी का, कि जिस साइड से यहां से करंट निकल रहा है, करंट एग्जिट्स द सोर्स, वो पॉइंट पॉजिटिव है और बाहर कोई लोड सर्किट लगाएंगे, और यहां से करंट गुजरता हुआ जिस पॉइंट से, जिस टर्मिनल से एंटर हो रहा है इनटू द सोर्स ऑफ ईएमएफ, वो टर्मिनल नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो यहां से करंट इस तरह से फ्लो करता हुआ यहां से एग्जिट होगा, आप बाहर कोई ना कोई सोर्स लगाएंगे जिसको ये करंट प्रोवाइड करेगा। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये बैटरी है यूं समझें। तो यहाँ से बाहर निकलेगा करंट, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से वापस आता आता इस टर्मिनल से वापस एंटर होगा। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया। तो पोलैरिटी इसकी कैसे डिसाइड हो गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की, कि दिस एंड इज पॉजिटिव एंड दिस एंड इज नेगेटिव। ठीक हो गया। सो इन दिस वे हमने इंड्यूस्ड करंट पहले अज्यूम कर लिया, हालांकि है नहीं। अगर वो होता तो किस डायरेक्शन में होता, ये लेंज़ लॉ से फाइंड आउट कर लिया, राइट हैंड रूल लगा के फाइंड आउट कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज होता। फिर हमने उसको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह अज्यूम किया और देखा कि उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। सो दिस लेफ्ट एंड विल बी पॉजिटिव, दिस राइट एंड विल बी नेगेटिव। इन दिस वे लेंज़ लॉ कैन हेल्प अस फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑल्सो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दीज टू केसेस। अब एक और केस हम पढ़ लेते हैं, बड़ा मशहूर केस है कि एक कॉपर की रिंग जो है वो गिर रही है मैग्नेटिक फील्ड में से, तो उसमें से एक डिफरेंट इंस्टेंस पर कहाँ कहाँ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगी वो फाइंड आउट करना है लेंज़ लॉ लगा के। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम आज देखते हैं इसको। ऊपर से कॉपर की रिंग जो है वो गिर रही है, यहाँ पर इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू पास नहीं कर रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ इस रीजन में कन्फाइंड है, उधर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो। अब इस इंस्टेंट के ऊपर ये कॉपर रिंग इट इज जस्ट एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसी वक्त बढ़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अभी बढ़ना स्टार्ट ही हुआ है, तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग फ्लक्स है, जैसे जैसे ये नीचे गिरती जाएगी फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है फ्लक्स थ्रू दिस रिंग इज राइजिंग। तो लेंज़ लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड करंट ऐसा होना चाहिए कि अपने कॉज को अपोज करे। तो यहां पर कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ क्या है, राइज इन फ्लक्स। तो हमने क्या करना है, राइज इन फ्लक्स को कम करना है। कैसे करेंगे, हम उस फ्लक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स इंड्यूस करवा देंगे। अगर कोई बंदा आगे की तरफ भाग रहा है और मैं चाहता हूं वो आगे की तरफ ना भागे, तो क्या करूंगा, उसको पीछे की तरफ खींचूंगा। अगर कोई बंदा छत पे चढ़ रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है और मैं चाहता हूं ना चढ़े, तो क्या करूंगा, उसको नीचे की तरफ खींचूंगा। तो फ्लक्स बढ़ रहा है, मैंने नहीं बढ़ने देना, तो जिस तरफ फ्लक्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं फ्लक्स क्रिएट करवा दूंगा ताकि राइज इन फ्लक्स को रोका जा सके। ये मैं कैसे करूंगा, एक्सटर्नल फ्लक्स जो है वो आउट ऑफ इनटू द पेज है, क्रॉसेस है ना ये येलो कलर के, तो मैं चाहूंगा कि इस लूप में से इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करे कि उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हों वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऑपोजिट हों। एक्सटर्नल येलो वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेज है, मेरे इंड्यूस्ड करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आउट ऑफ द पेज होनी चाहिए, यानी उसके क्रॉसेस बनाने चाहिए। तो तब ये राइज इन फ्लक्स को रोका जा सकेगा, तब लेंज़ लॉ सेटिस्फाई होगा। ये बात मुझे कैसे बताई, किसने बताई, लेंज़ लॉ ने। ठीक है, उससे मैंने ये नतीजा निकाला। अब इंड्यूस्ड फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ है, तो मैं क्या करूँ, अगेन थंब आउटवर्ड रखूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये डॉट्स की डायरेक्शन में, और ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये मुझे बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा। सो अगर मैं चाहता हूं कि इंड्यूस्ड फ्लक्स बाहर की तरफ हो और राइज इन फ्लक्स को अपोज करे, इन येलो क्रॉसेस के ऑपोजिट हो, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए। राइट हैंड रूल ने मुझे ये बताया। सो लेंज़ लॉ और राइट हैंड रूल ने मिलकर मुझे बता दिया कि इस पॉइंट पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी।
एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो कॉइल है वो ऑलरेडी विद इन मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर यहाँ पर जब था तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, बढ़ रही थी। यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट है, तो इसमें से इस केस में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, कोई भी करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो डिक्रीज हो रही है, इट इज जस्ट एग्जिटिंग द फील्ड। तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि इंड्यूस्ड फ्लक्स रीइंफोर्स करे एक्सटर्नल फ्लक्स को, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फ्लक्स कम हो रहा है, तो अगर मैंने उसको कम नहीं होने देना तो जिस तरफ एक्सटर्नल फ्लक्स है उसी तरफ मैं भी इंड्यूस्ड फ्लक्स जनरेट करवा दूंगा। थंब को इनवर्ट रखूंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरी फिंगर जो है वो कर्ल करेंगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। यहाँ पर वो बिल्कुल ही बाहर निकल गई है कॉइल, तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है ही नहीं, तो zero EMF. This was an other case of Lenz's law. In this way, you use Lenz's law and right hand rule together to predict the direction of induced current at different points. एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करती है फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। अगर आपके पास 220 वोल्ट है, आप 10 वोल्ट कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या वाइस वर्सा, तो आप एक डिवाइस यूज करेंगे जो ट्रांसफार्मर होगी। याद रहे ये सिर्फ एसी वोल्टेज या एसी करंट को ही चेंज करती है, अल्टरनेटिंग करंट को। डायरेक्ट करंट के ऊपर ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं करता। इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि एक कोर होती है येलो कलर की, एक आयरन कोर, उसके एक एंड के ऊपर हम प्राइमरी कॉइल वाइंड कर देते हैं, दूसरे एंड के ऊपर हम सेकेंडरी कॉइल वाइंड कर देते हैं। प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसका करंट बढ़ता घटता रहता है, तो इसका फ्लक्स भी बढ़ता घटता रहता है, और वो फ्लक्स लिंक होता है इस सेकेंडरी कॉइल में थ्रू दिस कोर। ठीक है ना, डायरेक्टली प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इसका मैग्नेटिक कनेक्शन है उसके साथ। तो फ्लक्स इसका उसमें जाएगा, उसमें लिंक हो जाएगा, तो क्या होगा कि इसके अंदर भी अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और जहां से हम दो टर्मिनल्स निकाल के आउटपुट ले लेंगे। लेकिन प्राइमरी कॉइल्स की टर्न्स डिफरेंट रखी जाती हैं, सेकेंडरी की डिफरेंट। इस बेस पर प्राइमरी की वोल्टेज और होती है, सेकेंडरी में जो हम आउटपुट में लेते हैं वो डिफरेंट होती है। अगर दोनों की सेम टर्न्स रखेंगे तो अगर इसको 220 वोल्ट फीड कर रहे हैं, सेकेंडरी से भी आप 220 वोल्ट ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने 220 वोल्ट से बढ़ानी है वोल्टेज, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसकी टर्न जो है वो कम रखेंगे, उसकी टर्न ज्यादा रखेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर आप चाहते हैं 220 वोल्ट से कम करनी है, तो आप इसकी टर्न ज्यादा रखेंगे, उसकी टर्न कम रखेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। राइट नाउ आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर शो किया गया है। सो व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर? इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू चेंज द एसी. It is a device that has no electrical connection between primary and secondary coil. The two coils are just magnetically linked. ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया ट्रांसफार्मर के। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है टर्न रेशो का। NS/NP, the ratio of secondary turns to the primary turns is what we call turn ratio. ठीक है ना, टर्न रेशो में आपने कभी भी NP/NS नहीं लेना, हमेशा NS/NP ही लेना है। ये बात पल्ले बांध लें, जो भी बंदा इसके ऑपोजिट कहता है ही इज रॉन्ग। ट्रांसफार्मर रूल 1, पहला ट्रांसफार्मर रूल ये है कि टर्न रेशो बराबर होती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के। Transformation ratio is what we call the ratio of secondary to primary voltages, while turn ratio is something that we call the ratio of secondary to primary turns. ठीक है ना, दोनों में सेकेंडरी ऊपर ही होती हैं, और इन दोनों को आपस में बराबर कहने वाला रूल ट्रांसफार्मर रूल 1 है। एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड के ट्रांसफार्मर रेशो जो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है, या ये जो टर्न रेशो है, आपस में तो बराबर हो गई, लेकिन करंट्स की रेशो के ऑपोजिट होती हैं। तो अगर इनके आगे मैं करंट्स की रेशो लिखूं तो मैं IP/IS लिखूंगा। तो ये बेसिक सारों का सारा पूरा का पूरा लुब्बे लुबाब है ट्रांसफार्मर रूल 1 का, कि VS/VP की रेशो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स रेशो के बराबर, यानी NS/NP के बराबर। एंड इट इज ऑपोजिट टू द रेशो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी, यानी कि आप प्राइमरी टू सेकेंडरी के बराबर कह सकते हैं इसको आप यूज करेंगे हमेशा अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ट्रांसफार्मर रूल 2 है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी की पावर आउटपुट प्राइमरी की पावर इनपुट के बराबर होती है। प्राइमरी को जो पावर फीड करेंगे सेकेंडरी से वही निकलेगी। सो पावर बराबर होता है करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट IV। सो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी एंड करंट ऑफ सेकेंडरी का प्रोडक्ट पावर ऑफ सेकेंडरी होगा, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी एंड करंट ऑफ प्राइमरी का प्रोडक्ट पावर ऑफ प्राइमरी होगा। इन दोनों को आप बराबर कह देंगे आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। ठीक हो गया। सो दिस इज द ट्रांसफार्मर रूल 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपने याद रखने हैं। पहली चीज, टर्न रेशो बढ़ाने घटाने से ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बढ़ती घटती है,
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो टर्न रेशो के बराबर है। लेकिन इससे पावर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। पावर उसकी उतनी रहनी जितनी रहती है। आप वोल्टेज या करंट आगे पीछे कर सकते हैं टर्न रेशो को चेंज करके, लेकिन प्राइमरी को जो पावर दी है सेकेंडरी से आप हमेशा हर हाल में वही लेंगे, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टर्न रेशो से फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइमरी को 50 हर्ट्ज का एसी फीड किया है तो आउटपुट में सेकेंडरी से भी 50 हर्ट्ज का ही एसी लेंगे। एक आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर पावर लॉसेस जीरो होते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर जो है वो करंट और वोल्टेज को ही चेंज कर पाता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को चेंज नहीं करता और पावर को भी चेंज नहीं करता। प्राइमरी और सेकेंडरी की पावर्स और फ्रीक्वेंसीज बराबर रहती हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रांसफार्मर रूल जो हमने पीछे पढ़े हैं, ट्रांसफार्मर रूल 2 और 1, ये दोनों आइडियल ट्रांसफार्मर के ही हैं, ये रियल ट्रांसफार्मर के नहीं हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप 1 एंड स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की कॉइल कम होती हैं, सेकेंडरी की नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होते हैं। सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। टर्न्स रेशो NS/NP रेशो लेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 आएगी। सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा होती है प्राइमरी की, यानी कि स्टेप अप कर देते हैं आपको, लेकिन करंट प्राइमरी का ज्यादा होता है सेकेंडरी से, करंट कम हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी और पावर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो प्राइमरी सेकेंडरी की सेम होती हैं अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियल हुआ तो। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राइमरी की आप देखें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी की कम है। सो टर्न रेशो अगर NS/NP का रेशो लेंगे दैट विल बी लेसर देन 1, एंड सेकेंडरी की जो वोल्टेज है वो प्राइमरी से कम होगी। प्राइमरी में आप ज्यादा देंगे, सेकेंडरी में स्टेप डाउन होकर कम हो जाएगी। और करंट जो है वो सेकेंडरी का ज्यादा होगा, करंट स्टेप अप हो जाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी और पावर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसके बाद हम एसी जनरेटर करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आइडियल ट्रांसफार्मर का है ही नहीं, ये रियल ट्रांसफार्मर का है। आइडियल ट्रांसफार्मर तो अंडरस्टूड है ना कि प्राइमरी से सेकेंडरी में जितना पावर प्राइमरी को देंगे सेकेंडरी से उतनी लेंगे, सो 100% एफिशिएंसी होती है। रियल ट्रांसफार्मर के केस में ये एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ट्रांसफार्मर ज़्यादा पावर लॉस कर रहा है, कौन सा कम पावर लॉस कर रहा है। सो उस केस में आप क्या करते हैं, एफिशिएंसी में क्या करते हैं, आप सिंपली आउटपुट की जो पावर होती है यानी कि सेकेंडरी की पावर, उसको डिवाइड कर देंगे इनपुट की पावर जो कि प्राइमरी की पावर है, एंड यू विल मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट परसेंटेज। अगर आप डेसिमल में करेंगे तो फिर वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगी। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी डेसिमल में 1 होती है और परसेंटेज में 100% होती है। इसी फॉर्मूले के डिफरेंट वेरिएशंस आपके सामने हैं जो आप डिफरेंट कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि रियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है। सो एक एवरेज वैल्यू, जनरल वैल्यू जो कन्वेंशनल वैल्यू है वो है 90%। तो बाकी 10% किधर जाती है, वो लूज कैसे होती है, वो ऐसे लूज होती है। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स के जिसमें एक ट्रांसफार्मर लूज कर देता है अपनी पावर। कहाँ कहाँ लूज करता है, 5 केसेस हैं। पहला, एडी करंट्स के केस में, जब भी प्राइमरी में चेंज होता है फ्लक्स का, सेकेंडरी में वो फ्लक्स लिंक होता है तो वो फ्लक्स कोर के थ्रू फ्लो करके जाता है। तो कोर के अंदर, क्योंकि कोर भी कंडक्टर है ना, आयरन का बना होता है, उसके अंदर कुछ करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो करंट ऑब्वियसली एनर्जी लेंगे, ऐसे खुद ब खुद तो चार्ज मूव नहीं करता, करंट फ्लो हो रहा है तो वो एनर्जी से ही फ्लो हो रहा है, तो कुछ एनर्जी उधर चली जाती है। दूसरा, हिस्टेरेसिस लॉस, जब भी प्राइमरी कॉइल में करंट बढ़ता है, सेकेंडरी कॉइल में करंट बढ़ता है, बार बार कोर जो है आयरन कोर, वो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होती रहती है, तो कुछ एनर्जी उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में लगती है, दैट इज व्हाट वी कॉल हिस्टेरेसिस लॉस। उसके अलावा रेजिस्टिव लॉस, प्राइमरी कॉइल जो है उसके टर्न्स हैं, अच्छी खासी लंबी तार है, सेकेंडरी कॉइल भी अच्छी खासी लंबी तार है, तो करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस फेस होगी, कुछ ना कुछ पावर लॉस वहां पे होगा हमारा। दूसरा, हमिंग लॉस, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में जो कोर होती है वो सिंगल ब्लॉक ऑफ आयरन नहीं होता। अगर हम उसको सिंगल ब्लॉक ऑफ आयरन रखेंगे तो एडी करंट लॉस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हम उसको छोटी छोटी प्लेट्स की फॉर्म में रखते हैं। तो इंडिविजुअल प्लेट्स होती हैं बहुत सारी, वो आपस में हल्की हल्की वाइब्रेट होती रहती हैं। जब भी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होती है कोर की तो वो आपस में रबिंग होती है, उस वजह से हल्की हल्की सी साउंड प्रोड्यूस होती है। अब वो साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वहाँ पर हमारा थोड़ा सा वेस्टेज हो जाता है। आखिरी चीज़, फ्लक्स लीकेज, प्राइमरी कॉइल यहाँ पर रखी हुई है, सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर रखी हुई है। प्राइमरी कॉइल का सारा फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी कॉइल में लिंक नहीं होता, कुछ फ्लक्स इधर उधर ऊपर नीचे वाली स्पेस में वेस्ट हो जाता है। तो चूंकि फ्लक्स लिंकेज कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट फ्लक्स लिंकेज नहीं है, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक हो गया है। सो फ्लक्स लिंकेज 100% अगर होता तो ये फ्लक्स लीकेज ना होता, कुछ लीक हो गया है तो फ्लक्स लीकेज की वजह से एडिशनल हमारा कुछ पावर लॉस हो गया है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ losses in transformer. These are all the different forms of losses in transformer, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी, एक अगर कोशिश की भी जाए इन सारे लॉसेस को कम करने की, स्टिल हम मैक्सिमम 90% तक ही पहुंच पाते हैं, 100 पर नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस
ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये वाला जो टॉपिक है ये नम्स में है, लेकिन आपके एमडी कैट के सिलेबस में नहीं है। सिर्फ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सिर्फ वही बच्चे देखें जिन्होंने नम्स देना है, वो हल्का सा रिवाइज कर लें उसको, अदरवाइज एमडी कैट वाले बच्चों के लिए वो टॉपिक करना ज़रूरी नहीं है। एक एसी जनरेटर बेसिकली एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडेज लॉ को फॉलो करते हुए क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे करती है हम देखते हैं। इसमें आप एक मैग्नेट रखते हैं जिसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसके अंदर एक कॉइल यानी कि कंडक्टर होता है जिसको आप मूव करवाते हैं तो उसमें से फ्लक्स चेंज होता है। तो चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो फैराडेज लॉ की शर्त है फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। हम इसमें से दो तारें लेकर एक्सटर्नल सर्किट को दे देते हैं, क्लोज सर्किट प्रोड्यूस कर देते हैं, तो फिर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट करवा देती है। दिस इज हाउ अ बेसिक एसी जनरेटर वर्क्स। अब इसके कॉइल के रोटेट करते वक्त डिफरेंट साइकिल्स में कहां कहां क्या क्या होता है, कहां फ्लक्स मैक्सिमम होता है, कहां रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होता है, कहां इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होती है, ये चीजें आपने याद रखनी है। इसकी हम एक समरी सी बनाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। स्टार्ट करेंगे हम जब कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस केस में कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, फ्लक्स मैक्सिमम होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस पॉइंट पर मैक्सिमम नहीं होता। दिस इज द रीजन यहां पर ईएमएफ जो है वो जीरो होती है। जब कॉइल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती है तो यहाँ पर फ्लक्स जीरो होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ईएमएफ चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करती है, फ्लक्स पर नहीं, तो ईएमएफ यहाँ पर मैक्सिमम होगी। 180 डिग्री पर अगेन कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर आ गया तो फ्लक्स मैक्सिमम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ईएमएफ दोबारा जीरो हो गई है। सो 270 डिग्री पर अगेन नेगेटिव मैक्सिमम और 360 डिग्री पर अगेन जीरो हो गई है। सो आप देखें ये एक साइनोसॉइडल कर्व है। सो साइनोसॉइडल कर्व है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। साइन फंक्शन एक सिंपल साइन फंक्शन होगा, या थीटा को अगर आप ओमेगा टी लिख दें तो यहाँ पर ओमेगा विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉइल। ये हो गया हमारा ईएमएफ की वेरिएशन। अगर हम फ्लक्स की और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वेरिएशन यहाँ पर जरा गौर से देखें तो कैसे होती है, उसका भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया। शुरू में यहाँ पर था मैंने कहा फ्लक्स मैक्सिमम है, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से यहाँ तक जाते जाते जैसे जैसे कॉइल रोटेट करते करते परपेंडिकुलर से पैरेलल हो गई है तो फ्लक्स कम होते होते जीरो हो गया है। और फिर उसके बाद कॉइल फर्दर रोटेट की, फ्लक्स बढ़ते बढ़ते नेगेटिव मैक्सिमम, फिर कॉइल फर्दर रोटेट की, फ्लक्स फिर बढ़ते बढ़ते जीरो हो गया, फ्लक्स फिर बढ़ते बढ़ते दोबारा पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया। ये इन सारे के सारे इंस्टेंट्स पर फ्लक्स का चेंज है, ठीक है। अब फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देगी, वो स्लोप हमें देगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो हम देखेंगे इस फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप कैसे वेरी करती है। यहां पर इसकी स्लोप हॉरिजॉन्टल बिल्कुल जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो हो गया। इस पॉइंट पर फ्लक्स जीरो है लेकिन इसकी स्लोप आप देखें, स्लोप बहुत ही स्टीप है इस ग्राफ की। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पर यानी कि स्लोप मैक्सिमम होगा, तो इसलिए इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का ग्राफ अपनी मैक्सिमम को छू रहा है। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्लक्स ऑल्दो नेगेटिव मैक्सिमम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि इस ग्राफ की स्लोप हॉरिजॉन्टल है, जीरो है, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो। ईएमएफ का ग्राफ इसी के मुताबिक बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के मुताबिक, क्योंकि ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर फ्लक्स मिनिमम है वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है, और जहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम है वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम है। ये बातें आपने याद रखनी है। This is the entire summary of how an AC generator works and what quantities vary how at different instants of the rotation cycle of the coil. ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ लिया, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ईएमएफ और करंट की वैल्यू क्या होती है। सारी की सारी डेरिवेशन जो है आप उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ देखना है कि ये फाइनल फार्मूला क्या है। सो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा, नवाब साइन थीटा। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एरिया ऑफ कॉइल ए है, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो नवाब है ये मैक्सिमम ईएमएफ है, मैक्सिमम ईएमएफ इज एन ओमेगा ए बी। सो यू कैन से कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ टाइम साइन थीटा, जैसा कि ये फार्मूला है। थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर सकते हैं तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। करंट जो होगा ओम्स लॉ के मुताबिक इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ इंस्टेंटेनियस की जगह ये सारा का सारा फार्मूला लिखते हैं एन ओमेगा ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, या आप लिख सकते हैं ये वाला फार्मूला ई नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो ई नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है, ई नॉट साइन थीटा
डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस में से अगर आप सिर्फ ई नॉट बाई आर साइड पे कर लें, ई नॉट बाई आर साइड पे कर लें या आगे साइन थीटा को सेपरेट कर लें, तो ये जो वैल्यू है दिस इज द मैक्सिमम करंट, पीक करंट, ठीक है। तो पीक करंट टाइम साइन थीटा, तो आप लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू पीक करंट, यानी कि ये सारा ई नॉट बाई आर टाइम्स साइन थीटा, या साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं इस थीटा की जगह। दिस इज द ईएमएफ एंड करंट क्वांटिटेटिवली डिफाइंड। जब आप एसी जनरेटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये दो फार्मूलाज ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में एसी जनरेटर में कुछ नहीं है। बाकी सारा इसका जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो हम यहाँ पर बाकायदा फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और ईएमएफ का ग्राफ बना के देख चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट शॉर्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसकी समरी बताएंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे ताकि आप बिफोर टेकिंग द टेस्ट सेशन आपकी हल्की सी रिवीजन हो जाए कि हाँ क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था। सारे लेक्चर्स तो आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो मैंने कोशिश की है वो सारा कुछ आपके सामने वन शॉर्ट लेक्चर की फॉर्म में पेश कर दिया जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।